Okay, start away. Sorry. Good afternoon, class. Students, please do mention your attendance in the chat box. And attendance वैसे ही लगेगी, आपको mention करना पड़ेगा अपना नाम and with your section, class section. क्लास हम लोगों ने लास्ट अपना टॉपिक जो फिनिश किया है, इट इज अबाउट स्पेशल ऑडिट हम लोग पढ़ रहे थे. स्पेशल ऑडिट में हम लोगों ने बात करी थी. स्पेशल ऑडिट में हम लोगों ने बात करी सबसे पहले बैंक ऑडिट की. बैंक क्या होता है, बैंकिंग डेफिनेशन, फंक्शंस और जो फुल प्रोसेस होता है बैंक के ऑडिट का, हम लोगों ने वो डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में. ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर. हम सब जानते हैं अभी करंट टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में ऑलरेडी हमारा इंश्योरेंस सेक्टर काफी बूम पे चल रहा है. ठीक है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है. और उसी पर डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है, और कुछ उसके स्पेशल पॉइंट्स और कितने टाइप्स की रिपोर्ट होती हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर को बनानी होती हैं, और कौन इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्न करता है, गवर्निंग बॉडी कौन है. जैसे हम लोगों ने बात करी कि अगर हम लोग करते हैं बैंकिंग ऑडिट की बात करते हैं, बैंक के ऑडिट की बात करते हैं, देन उसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो आरबीआई है. And if we talk about insurance companies, तो इंश्योरेंस कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी है, इट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर. ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशंस, कितने प्रीमियम्स, या हर चीज के ये रेंज बताते हैं. जैसे हम लोग बात कर चुके हैं ना कि इंटरेस्ट की एक रेंज बताते हैं, वो आरबीआई सेट करके देता है कि भाई ये रेंज होनी चाहिए, और उस रेंज के बीच में अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जो बाकी के जो बैंक थे वो अपना सेलेक्ट कर लेते थे. ठीक है, अपना इंटरेस्ट रेट. सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी वो रेंज बना के देते हैं जो IRDA है, इरडा है. और उसके बाद जो अलग अलग इंश्योरेंस जो सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक है, तो वो अपनी रेंज जो दी जाती है उसमें से अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम्स और चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं. फाइन. तो अगर हम लोग मीनिंग की बात करें, व्हाट इज इंश्योरेंस, जैसे वर्ड से ही लग रहा है इंश्योर करना. ठीक है, इट मीन्स टू इंश्योर. सिंपल मीनिंग में जाएंगे, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बाय वन पार्टी एग्रीज टू अंडरटेक द रिस्क ऑफ अनदर इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन. ऑब्वियसली भाई रिस्क को बियर करने के लिए दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उस रिस्क को बियर करने के लिए भाई उसके एक्सचेंज में कुछ कंसिडरेशन भी दिया जाएगा. तो उस कंसिडरेशन को हम लोग प्रीमियम्स बोलते हैं, जो एक फिक्स सर्टेन अमाउंट होता है और वो पे करने होते हैं. और जो भी अनहैपनिंग इवेंट्स हैं, अनसर्टेन इवेंट्स हैं, चाहे वो डेथ हो या और कोई एक्सीडेंटल चीजें हैं, कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, या मिस हैपनिंग अगर नहीं होती है, इट्स गुड अगर नहीं होती है, तो बट उसका एक एक्सपायरी पीरियड है, एक टेन्योर होता है, 10 years 20 years, अलग अलग इंश्योरेंस का. तो वहां तक आपका मेच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद आपको एक्सपायर कर जाता है जो आपका इंश्योरेंस हमारा रहता है. ओके, तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, इट टॉक्स अबाउट इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. यस, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट्स ओपन कराते हैं, ऑब्वियसली हम लोग सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं. सिमिलरली अगर हम लोग इंश्योरेंस जो सेक्टर की कंपनीज हैं उनके पास जाएंगे, तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे और जो इंश्योरर है और जो पार्टी है उन दोनों के बीच में. तो यहाँ पर है द इंश्योरेंस, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योर कर रही है आपको, एंड द इंडिविजुअल जो इंश्योर्ड हो रहा है. ठीक है, जिसको फैसिलिटीज मिल रही है, वेयर इन द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू कंपनसेट. ठीक है, जहां पर जो कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरर है, वो कंपनसेशन के लिए एग्री करती है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीबलनेस दिखाती है कि ये कंपनसेट फॉर फाइनेंशियल लॉसेस, जो भी फाइनेंशियल लॉसेस, यहाँ पे फाइनेंशियल नहीं, कोई भी और लॉसेस को हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, किसी भी तरीके के लॉसेस हैं, क्योंकि आग लगने पर भी आपके जो लॉसेस हैं, तो बेसिकली वो उसके एवज में आपको कुछ सर्टेन अमाउंट देती है, इसलिए हम लोग उसको फाइनेंशियल बोल रहे हैं. ठीक है, ड्यू टू इंश्योर्ड कंटीजेंसीज इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम्स पेड बाय द इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स. और किसके अगेंस्ट में देती है, जो हम लगातार प्रीमियम्स भर रहे होते हैं, प्रीमियम्स दे रहे होते हैं. प्रीमियम इट्स काइंड ऑफ अमाउंट
जो हमको जैसे ईएमआई में होते हैं ना, हमें कुछ सर्टेन अमाउंट हमें हर महीने सबमिट करना होता है, ये डिपेंड करता है, हर मंथ का भी होता है, 6 मंथली भी होता है, ट्राई मंथली भी होता है, ठीक है। तो ये क्वार्टरली मीन्स डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेड करना पड़ता है। कई सारे सिनारियों में वन टाइम भी होता है, तो ये डिपेंड करता है आपने जो भी प्रीमियम्स भरे हुए हैं उसके अगेंस्ट में आपको कंपनसेशन मिलता है। ओके, तो दिस इज द मीनिंग एंड द डेफिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। जो इंश्योरेंस है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम तो लोग थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें ना, तो पहले होता क्या था कि जब एक्सपोर्ट के काम होते थे या एक्सपोर्ट कराया जाता था, तो ऑब्वियसली जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लाए हैं, सिमिलरली ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी ब्रिटिशर्स ही लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जब हम कोई भी बिजनेस करते थे, पहले क्या होता था कि जब एक्सपोर्ट हो रहा होता था ना, तो बहुत लंबा टाइम लगता था जर्नी करने में। तो कहीं ना कहीं जो एक होता है ना, सर्टेनिटी नहीं कंफर्म हो पाती थी कि भाई हमारा प्रोडक्ट वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा, जो भी चीजें। तो हुआ क्या है, एक मीडिएटर हायर किए गए, ठीक है। मीडिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि आप एश्योर करके दोगे, हाँ, कि अगर हमें लॉस हो जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, पहले से हमें उसके प्रीमियम्स भरने होते हैं कि अगर बाई चांस, क्योंकि इतने बल्क में अमाउंट जब हमारा बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, तो हम ये चाहते हैं भाई ऐसा ना हो कि बैड डेट्स हो जाए, ऐसा ना हो कि हमें पूरी तरीके से लॉसेस हो जाए। तो हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा सेफर साइड रहने के लिए हम कुछ अपने प्रॉफिट्स में से, कुछ अपनी अर्निंग्स में से सेफ बचा कर रखते हैं, ताकि अगर हमें एकदम से पैसे की नीड हो जाती है इतनी बल्क में, तो हमारे लिए वो इजीली हो जाए। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, जैसे ऑब्वियसली आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं ना, इतना पॉल्यूशन, इतनी सब चीजें हो गई, अलग अलग तरह की बीमारियां हो गई, और पेंडेमिक में तो बहुत ही ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर गया है अभी करंट टाइम में, और आगे भी बढ़ने के उसके चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्या है, होता ये है कि रिस्क की पूलिंग होती है, ठीक। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है ना, कि आप जो भी चाहे 100 रुपीज सबमिट करे हो, चाहे 200, चाहे 1000, चाहे 20,000, अलग अलग लोग पैसा जमा करते हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस में भी क्या होता है, पूलिंग होती है, यानी रिस्क की पूलिंग हम लोग करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो जो भी हम लोगों ने, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब बजटिंग वाला पढ़ते हैं ना, तो बजटिंग में रिस्क रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो ये जो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की अलग अलग टेक्निक्स है ना, ये हमको रिस्क का असेसमेंट करना बताती हैं कि हम रिस्क का असेसमेंट कैसे करते हैं। तो वो जो रिस्क का असेसमेंट हम लोग कैपिटल बजटिंग में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको ये बताया जाता है, जो टेक्निक्स हैं उसके यूज से हम ये जान पाते हैं कि किस चीज में कितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। सिमिलरली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये भी क्या करती हैं, ये पैसा इकट्ठा करती है और रिस्क होती है उसकी पूलिंग करती है, यानी रिस्क देखती हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में अभी ज्यादा थ्रेट्स है। जैसे करंट टाइम में अगर हम लोग पेंडेमिक की बात करें, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अभी लाइफ का बहुत ज्यादा रिस्क चल रहा है, ठीक है। तो रिस्क की पूलिंग में हम ये देखते हैं कि अभी किसमें ज्यादा इंक्रीज हो गया है, फिर हम देखते हैं एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, हाँ, अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं और उनका असेसमेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, दे डिड अ पूलिंग फॉर रिस्क, ठीक है। और इसके लिए वो टेक्निक्स का यूज करती हैं, जो अलग अलग टेक्निक्स, आई थिंक कुछ अगर हमें याद आ रही हो तो इट इज प्रोबेबिलिटी टेक्निक होती है, एक सेंसिटिविटी टेक्निक होती है, एंड समथिंग लाइक कोएफिशिएंट करके भी कुछ एक टेक्निक होती है। तो ये टेक्निक्स को यूज करती हैं फॉर द करेक्ट असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट से उनको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, कितना प्रीमियम उनको लेना पड़ेगा, इस सब की जानकारी के लिए वो रिस्क का असेसमेंट करते हैं। ओके, सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट प्रीमियम फ्रॉम ऑल इट्स क्लाइंट्स, यस। इसी वजह से क्या करती हैं, जब वो पूलिंग करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करती हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स कितने होने चाहिए, और ये इंडिविजुअल भी करती हैं और पूलिंग के टाइम भी करते हैं। यानी इंडिविजुअल कैसे,
अगर आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हो, आप वहां के एम्प्लॉई हो, तो ऑब्वियसली लाइफ थ्रेट आपके ऊपर ज्यादा होगा, तो आपको प्रीमियम्स ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप कोई फील्ड जॉब कर रहे हो, आप माइंस में काम कर रहे हो, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस जो माइंस में लोग काम करते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में लोग काम करते हैं ना, उनके लिए जो उनकी कंपनीज होती हैं वो जो मेडिकल वाला होता है ना, वो कंपलसरी रखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस उनके लिए कंपलसरी होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें ज्यादा मिसहैपनिंग्स ऐसी चीजें वो मतलब ज्यादा होती हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं, अकरेंस ज्यादा होते हैं लॉस होने के, या डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इंडिविजुअली भी असेसमेंट होता है और पूल में भी असेसमेंट होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस की। और जब भी ये लॉसेस होते हैं या ये अनहैपनिंग से इवेंट्स होते हैं, तो जो इंश्योरर है यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्लेम करने पर आपको उस क्लेम को कंपनसेट करती है। जो भी उनके पैरामीटर्स होते हैं, आप उनका कभी लिटरेचर अगर पढ़ो, ठीक है, तो ये लिटरेचर पढ़ने में आप देखोगे कि आपको अलग अलग सिचुएशंस के बारे में पता चलेगा, और उन सिचुएशन से रिलेशन में आप देख पाओगे कि कितना कंपेंसेशन अलग अलग किस किस तरीके से उन्हें कंपेंसेट किया जा सकता है। और कई बार क्या होता है इस पे, आई थिंक कि अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो इंश्योरेंस पे एक मूवी भी बनी थी, तो काफी ज्यादा, ठीक है, वो फेमस भी हुई थी। तो उसमें यही दिखाया था ना कि बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारी चीजें एक्ट ऑफ गॉड में डाल दी जाती हैं और उन पे क्लेम नहीं किया जा सकता है, बट स्टिल अभी करंटली बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं जो क्लेम किया जाता है उन पे और उनमें कंपनसेशन मिलता है। ओके, अब क्या है, वी टॉक अबाउट द टैक्स बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। वाई पीपल ऑप्ट फॉर द इंश्योरेंस, लोग इंश्योरेंस की तरफ क्यों जाएंगे भाई? तो ऑब्वियसली हर कंट्री चाहती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा जितने भी इंडिविजुअल पब्लिक है वो इंश्योर्ड हो। बहुत सारी कंट्रीज में तो कंपलसरी है लाइफ इंश्योरेंस, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट की ऊपर बर्डन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ता है अलग अलग डिजास्टर्स में। अगर आप खुद से इंश्योर्ड होते हो तो गवर्नमेंट के ऊपर लोड कम आ जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको टैक्स बेनिफिट्स देती है इफ यू आर फुलफिलिंग दोज इंश्योरेंस स्कीम्स और गोइंग फॉर दोज इंश्योरेंस स्कीम्स। तो आपको टैक्स में अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, ये टैक्स में बेनिफिट्स तभी मिलते हैं व्हेन वी फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप उसमें ये चीजें लिखते हो ना कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी सैलरी का पार्ट यहाँ पर इंडल्ज किया है, यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स आते हैं। तो अगर अभी हम लोग बात करें टैक्स बेनिफिट्स की, तो फर्स्ट आता है अंडर सेक्शन 80। ये जो अंडर सेक्शन 80C से 80U तक होता है, ये डिडक्शंस के हैं। जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है इसमें से आपको छूट दी जाती है, इनमें से आपको डिडक्शन दी मिलते हैं। तो अंडर सेक्शन 80C से 80U तक ये डिडक्शंस वाला सेक्शन है। और जो नीचे आपको अंडर सेक्शन 10 दिख रहा है, ये एग्जेम्प्टेड इनकम का सेक्शन है। इसके थ्रू ये होता है कि आपको इसमें ये सेक्शन वो बताता है, उन इनकम्स की बात करता है जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स के बेनिफिट्स, लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, एग्जेम्प्टेड है अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। एंड दी सेकंड थिंग, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जेम्प्टेड होती है, तो वो सेक्शन 10 में दी होती है। इसी तरह बहुत सारी जो इनकम्स है वो सेक्शन 10 में दी जाती है। तो बेसिकली जो सेक्शन 10 होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम का सेक्शन होता है, एंड सेक्शन 80 जो होता है वो डिडक्शंस के लिए सेक्शन बनाए गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 80C में जो डिडक्शन मिलते हैं, उन डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, यानी आप 1.5 लाख से ज्यादा के डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है। बट इस लिमिट के बाद और चीजें ऐड, जैसे मेडिकल फैसिलिटी अगर आपने कोई ली है, तो मेडिकल फैसिलिटी 50,000 तक की भी आपको टैक्स में डिडक्शन मिलता है, यानी टोटल डिडक्शन आप 2 लाख तक का अवेल कर सकते हो। तो पहला तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 1.5 लाख तक का है डिडक्शन जो इसी में है। देन जो और इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट होता है प्रीमियम्स में, वो 80D में उसके प्रीमियम जो आप फिल कर रहे हो तो प्रीमियम्स में आपको छूट मिलती है 80D में। और अगर इसके अलावा आपको और बेनिफिट्स चाहिए तो बहुत सारे नहीं मिसहैपनिंग हो जाती हैं, या आपने कोई मेडिकल या ट्रीटमेंट्स लिए हैं
तो जो कैशलेस मेडिकल पेमेंट्स होता है उसमें भी आपको छूट मिलती है, और वो मिलती है 50,000। तो ये एड ऑन है, 1.5 लाख प्लस 50,000, तो ये मैक्सिमम 2 लाख तक की लिमिट है, बट अलग अलग है। 1.5 लाख आपको एटीसी में ही मिलेंगे बस, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस की अलग अलग कैटेगरीज हैं एटीसी वाली। ओके, तो दीज आर दी टैक्स बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। ऑब्वियसली भाई हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं इतने सारे, तो हमें क्यों नहीं इंश्योरेंस कराना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो एक इन जर्नल अगर हम लोग बात करें ना, तो दो कैटेगरी होती है, एक लाइफ और एक जर्नल इंश्योरेंस, ठीक है। यानी लाइफ इंश्योरेंस की एक कैटेगरी बनती है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो आती हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम लोग जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, जिसमें हेल्थ, व्हीकल, होम, एक्सीडेंट, स्टैंड अलोन इंश्योरेंस जो स्पेसिफिकली किसी अलग चीज के लिए दिया जाता है। तो दीज आर ऑल इन दी जनरल इंश्योरेंस। तो अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो दो कैटेगरी कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल। बट क्योंकि हम लोग काइंड ऑफ या टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपकी डेथ से रिलेटेड भाई आपको इंश्योरेंस मिलता है उसके अगेंस्ट में। सेकेंडली हेल्थ इंश्योरेंस, आपको कोई बीमारी हो जाती है फ्यूचर में, आप ऐसा आपको लगता है कि आप चांसेस हैं आप बीमार हो सकते हो, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस करा के रखते हो, विच इज कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस। और अभी करंट टाइम में देख लो ना, ऑलरेडी इतनी सारी बीमारियां चल रही है, तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डायबिटीज भी कवर होती है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कवर होती हैं। फिर उसके बाद आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इज समथिंग विच इज रिलेटेड बाय द सी। जो सी पोर्ट्स होते हैं, वाया सी, जो आपके जितनी भी कहा जाए वेसल्स जा रहे होते हैं, शिप्स जा रही होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है वाया सी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस होंगे उनको हम बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। किसी भाई आप रिस्की जॉब में हो या आपकी फील्ड वर्क वाली जॉब है, तो लोग अपने एक्सीडेंटल या नहीं भी अगर फील्ड वर्क वाली जॉब है, तब भी लोग एक्सीडेंटल या डिसेबिलिटी के लिए अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं फॉर एनी डिसेबिलिटी, चाहे वो हैंड्स की हो, लेग की हो, आइज की हो, कोई भी। तो वो एक्सीडेंटल या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। देन उसके बाद आता है व्हीकल इंश्योरेंस। ये तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा पता ही है कि भाई चालान कटता है अगर हमारे व्हीकल इंश्योर नहीं है, गाड़ी नहीं है इंश्योर या बाइक नहीं है इंश्योरेंस, तो चालान से बचने के लिए हालांकि हम लोग व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं। अभी करंट टाइम में तो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जैसे ही आप नया व्हीकल परचेज करते हो तो 5 years का आप करा सकते हो। ओके, तो व्हीकल का इंश्योरेंस कोई भी व्हीकल हो सकता है, कमर्शियल, पर्सनल यूज के लिए कोई भी व्हीकल आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हो। इवन अभी करंट टाइम में तो बहुत अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, मशीनरीज का भी इंश्योरेंस लोग कराते हैं, बिल्डिंग का भी कराते हैं। तो होम इंश्योरेंस में घर भी आता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आती है, बिल्डिंग्स भी आती हैं, फ्लैट्स भी आते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सा इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो। तो जितने भी कैटेगरीज हैं, मतलब ये जो कैटेगरीज हैं क्लास, इसमें और एक्सटेंडेड भी हो सकती है कैटेगरीज। बट अगर इन जनरल हम लोग बात करें तो दो ही काइंड के, जैसे हम लोगों ने बैंक में बात करी थी ना, बैंक के अकाउंट्स की, तो बैंक में 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं, करंट, सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, 4 ही थे बेसिक। उसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस बना बना के लोग और अपने क्रिएट कर लेते हैं अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट। सिमिलरली लाइक अगर हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में स्कोप ही स्कोप है, क्योंकि आप उसमें किसी भी चीज का इंश्योरेंस करा सकते हो, ठीक है। जितने भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, आप खुद का भी, ठीक है, उन सारी चीजों का आप स्कोप, बेसिकली स्कोप है हम कह सकते हैं, आप इंश्योर करा सकते हो उन सब चीजों को। ताकि अगर आपको फ्यूचर में लगता है कोई मिस हैपनिंग होने वाली है या हो सकती है, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, तो उसके लिए भी लोग पहले से इंश्योरेंस करा के रखते हैं। ओके, तो दीज आर ऑल दी इंश्योरेंसेस। अब हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की। ओवरव्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चल सके
कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस इन रिगार्ड्स विद इंश्योरेंस, और जो भी ऑडिटर होते हैं वो इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के ऑडिट करते हैं कितना जरूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बैंकिंग इंडस्ट्री बैकबोन है हमारी कंट्री की, ऑब्वियसली, क्योंकि वो फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है। सिमिलरली इंश्योरेंस में भी अभी करंट टाइम में अगर हम लोग बात करें, इतनी सारी कंपनीज इन्वॉल्व हो गई इंश्योरेंस सेक्टर में। और कहीं ना कहीं क्या है, इसमें भी लोग यही तो करते हैं कि आप जब प्रीमियम्स देते हो, तो वो आपका लगाया हुआ पैसा जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज होती हैं वो उसको क्या क्या करती हैं, फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। तभी तो आपको अमाउंट, जो कंपनसेशन वाला अमाउंट दे पाती हैं। और बेसिकली हम भी इसमें फाइनेंशियल जो हमारे पास चीजें हैं, जो कैश है, जो अमाउंट है, हम वही तो इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रीमियम्स में। तो जब भी हमें कैश जहां पर भी इन्वॉल्व होता है, जिन कंपनीज में भी इन्वॉल्व होता है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसका बेनिफिट उठाते हैं, उसको फर्दर आगे इन्वेस्ट करती हैं और उससे बेनिफिट्स अर्न करती हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर भी ग्रोथ में सपोर्टिव होता है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोड भी कम करते हैं विद विद अश्योरिंग द एसेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं उनके एसेट्स का एश्योरेंस अगर या कंपेंसेट करके गवर्नमेंट का बर्डन कम होता है, क्योंकि आप इंश्योरेंस अपना करा के लगते हो, आप प्रीमियम भरते हो, तो ऑब्वियसली आपको कंपनसेशन मिलता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर लोड नहीं आता, आपको क्लेम्स मिल जाते हैं, आपको रिकवरीज मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट को कहा जाए कम आपको कंपनसेशन देना पड़ता है, या गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना ही नहीं पड़ता। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योर्ड हों उनकी कंपनी के, सॉरी उनकी कंट्री के। तो बेसिकली अगर हम लोग सबसे पहला पॉइंट की बात करें ओवरव्यू में, तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो क्या करती है, गवर्निंग बॉडी है। और उसका जो जो गवर्निंग बॉडी होती है उसका रोल क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन। ठीक है, वो एज अ कस्टोडियन जितने भी इंश्योरेंस के जो कस्टमर्स होते हैं उनके राइट्स को अश्योर करते हैं, उनकी कस्टडी में होते हैं कि अगर कोई केस ऐसा हो जाता है कि आप क्लेम कर रहे हो और इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं सुन रही है, इंश्योरेंस कंपनी डिलेज कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एडा में जाकर कंप्लेन कर सकते हो। और इसके लिए अलग से इंश्योरेंस कंपनी के, जैसे बैंकिंग के लिए अलग ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बने हुए, कोर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट्स भी बने हुए हैं और बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए भी बने हैं अलग से, जहां पर फास्ट आपकी जो प्रोसिक्यूशन होता है वो फास्ट होता है, आपकी चीजें सुनी जाती हैं। तो बेसिकली जो एक लिमिटेशन या दायरा बनाने के लिए फॉर द इंश्योरेंस कंपनी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो है एडा का, इट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, अब हम लोग इन जनरल बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में अभी जो करंट टाइम में अगर हम लोग टोटल बात करें, तो टोटल 57 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। इसमें से जो 24 कंपनीज सिर्फ किस में काम कर रही हैं, लाइफ इंश्योरेंस में, और बाकी 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस में काम कर रही हैं। और जो अभी करंट टाइम में 7 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो करंट टाइम में काम कर रही हैं, जो एक बड़ा, और क्योंकि इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ कस्टमर्स भी ज्यादा है। ओके, और मतलब सारी चीजों को कवर करने के लिए अलग अलग तरह के कैटेगरी के हमारे पास इंश्योरेंस स्कीम्स रहती हैं, जो आप कोई भी इंश्योरेंस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे हम लोग बात करें, सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग इंडिविजुअल बात करें तो LIC अपने आप में पब्लिक सेक्टर कंपनी हुआ करती थी। और करंटली अभी क्या हुआ है, जब कोविड-19 के टाइम में हम लोग बात करें अलग सेक्टर्स की, तो पैंडेमिक के टाइम में इसमें काफी इंक्रीज आया है। और पहले जो 49% का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, वो यूनियन बजट 2021 से 74% कर दिया गया है। यानी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं। पहले ओनरशिप
इंडियन गवर्नमेंट की थी, बट अभी क्या हो गया है, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स बढ़ जाने पे जो 74% हो गया, यानी उसकी जो कहा जाता है ना कि शेयर 74% तक इंक्रीज कर दिया उन्होंने, और वो मार्केट में आईपीओज या इस तरह से लॉन्च करते हैं। तो इंक्रीज करा गया है 49 से 74%। और अगर हम लोग प्रेजेंटली बात करें तो जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री जो है ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, न्यू इंडिया है जो काम कर रही है, देन नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस और ओरिएंटल। ठीक है, तो ये जो है ये गवर्नमेंट की ओनरशिप रखने वाली कंपनीज हैं। और इसके अलावा अभी हम लोग करंट में आप सुनते होंगे ना कि गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स आती हैं। तो वो 3 स्कीम्स हैं, मे बी आप लोगों ने नाम सुने हो 3 स्कीम्स। इट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो ये 3 और गवर्नमेंट की हैं, और गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि धीरे धीरे भाई आप इंश्योरेंस अगर इंश्योर्ड कराते हो, अब तो इवन जो फसल बीमा योजना है ना, वो इसलिए भी बनाई गई है कि आपके जो क्रॉप्स हैं, इंडिया क्या है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारे यहाँ जो क्रॉप्स क्या हो जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने फसल बीमा योजना स्टार्ट करी है। तो ये कुछ और क्या कहा जाए कि फैसिलिटेशंस है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें आपको पॉकेट फ्रेंडली प्रीमियम्स भरने दिए जाते हैं। और क्योंकि फार्मर्स के लिए तो एग्जेम्पशंस बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए छूट होती है। और ये बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी लोड कम हो और आपके ऊपर भी लोड कम हो, और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स अर्न कर पाओ थ्रू दिस। ओके, तो और अभी हम लोग नेक्स्ट अपना बात करेंगे लीगल फ्रेमवर्क की। लीगल फ्रेमवर्क जैसे हम लोगों ने बात की थी, कौन कौन सी लॉ हैं जो इनफोर्सली लागू होती हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। दीज आर फर्स्ट इंश्योरेंस एक्ट 1938, और ये 2015 में अमेंडमेंट हुआ है इसमें। ठीक है, और तो बेसिकली जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 था और जो इंश्योरेंस रूल थे 1939 में, ओके, इन दोनों को मर्ज करके अमेंड करके इंश्योरेंस लॉ अमेंडेड एक्ट बनाया गया 2015 में। ठीक है, लेटेस्ट जो सबसे लेटेस्ट है 2015। ओके, फिर उसके बाद जो इस पे काम करता है, और ये जो जितने भी लॉज है ना, कितना प्रीमियम, कौन कौन से क्लेम चीजों पे आप क्लेम कर सकते हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी में दिए गए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग कस्टमर के जो क्लाइंट्स है ना उनके राइट्स भी अवेल किए जाते हैं। सेकेंड है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 बनाया गया है। ये एडा पे काम करता है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके लिए, उसको गवर्न करने के लिए, जैसे आरबीआई एक्ट बनाया गया ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना खुद का एक्ट भी है, उसी तरह सिमिलरली इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी खुद का एक्ट है, जिसे हम लोग द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 कहते हैं, और इसमें अमेंडमेंट हुए हैं 2015। ओके, नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्ट है, ये तो अच्छा हम लोगों ने बात कर ली है। और कंपनीज एक्ट 2013 भी इस पे लागू किया जाता है। कंपनीज एक्ट इसलिए लागू होता है क्योंकि हर कंपनी के पास अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए जो आपका मेमोरेंडम, आपके आर्टिकल्स बनाकर दे आपको, आपका रजिस्ट्रेशन कितने टाइम का है उसका टेन्योर का असेसमेंट करके दे। तो बेसिकली ये इनका काम है। तो कंपनीज एक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑडिटर की, डायरेक्टर का टेन्योर कितने साल का होना चाहिए, 3 साल 5 साल जो भी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कंपनीज एक्ट में दी हैं। ठीक है, कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, और कब उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, कब कमेंसमेंट होगा, हाँ, कब सर्टिफिकेशन मिलेगा, हर एक चीज वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही चलेगी। नेक्स्ट है जो आईआरडीए इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन है, यानी
आपने जो लोगों का पैसा लिया हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनके पास जो लोगों के प्रीमियम्स आए, जो उनके क्लाइंट्स के प्रीमियम्स आए, उसका इन्वेस्टमेंट कितना करना है, और उस इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट, क्योंकि होता क्या है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में रिजर्व्स होते हैं, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी में भी रिजर्व्स होते हैं, और ये रिजर्व रखना जरूरी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि आरबीआई ये कहता है कि भाई आप अपने पास रिजर्व बना के रखो, और आरबीआई के पास भी रिजर्व रखते हैं, और बैंक भी अपने पास रिजर्व्स बना के रखता है। आरबीआई के पास जो बैंकों के रिजर्व्स होते हैं वो गोल्ड में होते हैं, और फॉरेन करेंसी में होते हैं, इस तरह से वो उनके पास रिजर्व्स रखते हैं, क्योंकि अगर बैंक लिक्विडेट होती है तो वो उन रिजर्व्स का यूज करके जो जिन लोगों का पैसा आपने लिया हुआ है उनको उनका पैसा लौटाया जा सके। ठीक है, सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, और इन्वेस्टमेंट में भी उनकी एक दायरा होता है, एक लिमिट होता है, जो वो बोलते हैं कि आपको उतना सिक्योर रखना है। वो सिक्योर इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम में आप देख रहे हो ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑब्वियसली लोगों ने बहुत ज्यादा क्लेम करी है, जिन्होंने मतलब इंश्योरेंस करा रखा होगा उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्लेम करी है। तो आपके पास अगर एकदम से नीड होगी मनी की और आपके पास नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर तो आप बैंकरप्टी की तरफ हो जाएंगे, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, एसेट्स घट गई हैं। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, और इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं किया जाता, यानी कि 100 रुपीज आपके पास है तो आप 100 रुपीज इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप उसमें से कुछ अपनी सेव करके रखोगे कि फर्दर अगर जो क्लाइंट्स हैं उनसे उनकी तरफ से अगर मांगा जाता है, उनकी तरफ से क्लेम्स करे जाते हैं, तो आपके पास इतना अमाउंट हो कि आप क्लेम्स को फुलफिल कर सको। तो एडा इस पे पूरी तरीके वॉचडॉग का काम करते हैं, और पूरी तरीके इस पे दायरा, एक लिमिटेशंस बना के रखते हैं, और रेंज सेट करके रखते हैं कि कितना अमाउंट आपको सेव करके रखना है। अभी जैसे जैसे अर्निंग्स आपकी बढ़ रही है, वैसे वैसे आप अपने रिटेन अमाउंट बचा के रखो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इसमें भी तीन तरह की ऑडिट रिपोर्ट होती है, जैसे बैंक के ऑडिट में होती है ना, पहली होती है स्टेचुरी ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, स्टेचुरी ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, हर इंश्योरेंस कंपनी अपनी एक स्टेचुरी यानी कंपलसरी ईयरली एक ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करती है, और ये कंपलसरी होती है क्योंकि आपको ये डिस्क्लोज करना होता है कि आपके पास एसेट्स कितनी है, आपके पास लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है, तो इसलिए हर साल एक स्टेचुरी ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है, और ये कंपलसरी है बाय दी इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंड होती है ऑडिट रिपोर्ट जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एक जैसे उसमें आरबीआई के सर्कुलर्स आते थे ना, आरबीआई बोलता है कि आप अपनी रिपोर्ट जनरेट करो, और बहुत लेंदी रिपोर्ट जाती है क्योंकि उसमें पूरे डिस्क्लोजर्स होते हैं। ओके, तो सिमिलरली अगर हम आईआरडीए की बात करें, तो आईआरडीए के भी अपने जो सर्कुलर्स होते हैं, और वो जब मांगते हैं ऑडिट रिपोर्ट तो उनको फुल डिस्क्लोजर के साथ लॉन्ग एक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एडा में। ठीक है, अलग अलग जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आप पता चला आपने इंश्योरेंस लोगों से प्रीमियम लिया, और आप लेकर प्रीमियम आप रफू चक्कर हो गए, भाई लोगों का तो लॉस हो गया, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो इसके लिए जो एडा होता है वो पूरी तरीके ध्यान रखता है कि कस्टमर्स के राइट्स ना जाने पाए, तो इसके लिए वो टाइमली ऑडिट रिपोर्ट्स सबमिट कराता रहता है। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें स्पेसिफिकली आपने पिछले साल कितना टैक्स दिया था, इस साल आपको क्या बेनिफिट्स हुए, क्या अर्निंग्स हुई, और आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में होती है, और ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन, सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो ये तीन रिपोर्ट्स इसमें भी जनरेट करना कंपलसरी होता है, और ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर को ये तीनों रिपोर्ट देखनी होती है, इसलिए ऑडिटर जरूर चेक करता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ आपने ये तीनों रिपोर्ट्स बनाई है या नहीं बनाई है, और थॉरली चेक करता है स्टेचुरी ऑडिट रिपोर्ट भी, आईआरडीए की ऑडिट रिपोर्ट भी, और
जो इनकम टैक्स एक्ट की जो टैक्स ऑडिट है, यानी टैक्स के सेटलमेंट कितना टैक्स हो रहा है इसकी रिपोर्ट। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर। और अभी हम लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर की काफी कुछ नॉलेज हो गई। अभी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इंश्योरेंस का कैसे ऑडिट करता है एक ऑडिटर, हम लोग उस पर बात करेंगे। और ये सारी चीजें पता है इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ना कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बीइंग एज अ ऑडिटर फर्म में काम कर रहे हो तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह से ऑडिट हो गए। इवन इफ यू आर डूइंग योर ओन स्टार्टअप, अगर आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हो, स्टार्टअप्स कर रहे हो, तो भी आपको पता होना चाहिए ना कि आप किस तरह की चीजें में इंडल्ज हो और आपको किस तरह की रिपोर्ट्स बनानी पड़ सकती हैं। इसको भी जानकारी रखने के लिए ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। एंड आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है, जिन्होंने नहीं करी है प्लीज डू मेंशन। ओके, कामरान, अभय शुक्ला सेकंड, सलोनी, स्वीटी, आयुषी, विवेक, तैबा, तुलिका, शिवानी, साक्षी, तैबा, मेघना, मुस्कान, तान्या, शाश्विता, अनमोल, प्रीति, अंशिका, आशु, दीपाली, प्रणव, सृष्टि, ऋतु, प्रीति, प्रिया, प्रखर, वैष्णवी, पूजा, आज्ञा, शिफाली, and okay, some more, Shraddha, Shivam, Sadhana, Nishu, students please do mention your name. शिवम, क्या आलोक ने अटेंडेंस नहीं दी? आलोक ऐड है? यस मैम, ये बोलो। हाँ मैम ये मेरे फोन पे ले रहे हैं मैम, क्लास बगल में। यस मैम, ये है मैम, बात करिए। यस मैम। ओके ओके, अच्छा, मतलब इंडिविजुअल क्लास लेने के लिए बोला गया पर तुम लोग कंबाइंड क्लास ले रहे हो। ओके चलो, मैम ये मेरे रूम में रहते हैं। अच्छा चलो, यस मैम। अच्छे से पढ़ाई करो। सबने अटेंडेंस दे दी क्लास? मलिका, ओके, आई थिंक सबने अपनी अटेंडेंस दे दी है। किसी ने अटेंडेंस नहीं दी? आई एम वेटिंग, प्लीज जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दो। आशु, आशु तिवारी, यस मैम। अटेंडेंस दे दी बेटा आपने? यस मैम। ओके बेटा, ओके, आई थिंक सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।